नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने परिवार माइक्रो महिमा स्टडी शाला यूट्यूब चैनल पर। आप कैसे हैं? ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बेहतर इम्पोर्टेंट है। और मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो आगामी भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द में संधि है, तो सबसे पहले हम संधि की बात करते हैं कि संधि क्या होता है। दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है साथियों, संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, अब इसमें से हमें बताना है कि विद्यालय शब्द में संधि है। तो सबसे पहले संधि को पता करने के लिए हम जो विद्यालय शब्द दिया गया है उसे तोड़ लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो विद्यालय को क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। ठीक है प्यारे साथियों, विद्या प्लस आलय यानी कि दो स्वरों, देखिए यहाँ पर आ मिल रहा है, एक हमें आ मिल रहा है और एक दूसरा भी आ मिल रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें दो आ मिल रहे हैं। आ क्या है? हमारा स्वर है। जहाँ हमें स्वर मिले तो वहाँ पर हमारी स्वर संधि हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो विद्यालय शब्द में स्वर संधि होगी, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द है। इसमें आपके लिए विलोम शब्द बताना है। अनुरक्त का विलोम शब्द है। क्या आरक्त होगा, क्या विरक्त होगा, क्या निरक्त होगा, क्या आसक्त होगा? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी, यानी कि अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, क्या लंबोदर है, क्या अंधकूप है, क्या नर नारी है, क्या शरणागत है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। ठीक है। तत्पुरुष समास नंबर 2 पे आता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है प्यारे साथियों, अगला आता है दिक् समास। दिक् समास में क्या रहता है कि पहला पद जो है संख्यावाची रहता है। पहला पद संख्यावाची रहता है, जैसे कि चौराहा। चौराहा यानी कि चौ का मतलब होता है 4, तो ये 4 क्या हो गया? हमारा संख्यावाची हो गया, तो ये यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हों। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि माता और पिता। तो इसमें दोनों पद प्रधान हो गए, माता और पिता। ठीक है प्यारे साथियों, ये द्वंद्व समास हो गया। फिर आता है आपका कर्मधार समास। कर्मधार समास क्या होता है? जिसमें विशेषता बताई जाए, किसी की भी विशेषता बताई जाए, वह आपका कर्मधार समास होता है। ठीक है साथियों, अगला 6 नंबर पे आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर जिसका लंब है उदर, यानी कि गणेश भगवान, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा समास होगा। तो लंबोदर बहुब्रीहि समास अंधकूप में भी नहीं है। शरणागत यानी शरण में आगत, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नर और नारी, यानी कि जहाँ पर द्वंद्व समास की पहचान मैं आपके लिए बताता हूँ, जहाँ पर योजक चिन्ह हो और का लोप होता हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नर और नारी। ठीक है साथियों, और लोप भी लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस डेली लाता रहूँगा। ठीक है साथियों,
आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। यही तत्सम की परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो बिना चेंज किए हुए हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव होते हैं जिन्हें हम चेंज करके प्रयोग करते हैं, चेंज करके प्रयोग करते हैं हिंदी में, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3, 4। आपको बताना है कमेंट करके कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, हिंदी में वचन 2 होते हैं। एक होता है एक वचन, ठीक है साथियों, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन वह वचन होता है जिसमें किसी एक की बात की जाए या एक वस्तु दिखाई दे, एक वस्तु बताई जाए, और बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। ये कारक से लिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, सबसे पहले हम कारक की बात करते हैं। कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। कौन से कारक 8 होते हैं, नंबर 1 कर्ता, ठीक है, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, ठीक है साथियों, नंबर 5 अधिकरण, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, अधिकरण, फिर नंबर 7 संबंध, और नंबर 8 आता है संबोधन। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। कर्ता, कर्ता में किसकी लोप होता है, किस विभक्ति का लोप होता है, कर्म में किसका लोप होता है। देखिए एक ही सेंटेंस है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर अपादान, अपादान छूट गया है, अपादान होता है आपका से या अलगाव के लिए। ठीक है, संबंध काकी के संबोधन हे अरे होता है। ठीक है, एक अपादान कारक होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान की मैंने आपके लिए अभी विभक्ति बताई, को या के लिए। ठीक है साथियों, को या के लिए, तो इसमें को और के लिए, और दूसरा एक रहता है कि जहाँ दान देने की बात की जाए वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। जहाँ दान देने वाली बात आए वहाँ आप संप्रदान कारक लगा दीजिए। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यानी यहाँ अलगाव हो रहा है, यानी कि स्टेशन से घर अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। राम घर पर सो रहा है, यानी कि यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पर किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। अब निसार खेलता है, ये कोई कारक नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी कि मैंने कहा ना आपसे कि दान देने वाली बात आए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि फ्लिप करना है। ठीक है, सेंटेंस को पूरा करना है। शेर को सामने देखकर डॉट डॉट, ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, ने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। ठीक है प्यारे साथियों, जब आपके सामने अगर शेर आ जाता है तो क्या करते हैं आप, 7वें आसमान पर पहुंच गए जाते हैं क्या, आग बबूला हो जाते हैं लड़ने के लिए उससे, आसमान सिर पर उठा लेते हैं, नहीं, मेरे प्राण सूख गए, यानी कि आपको घबराहट होने लगती है, पता नहीं ये खा लेगा क्या करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेर को सामने देख करके मेरे प्राण सूख गए। ठीक है प्यारे साथियों,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले, यानी कि कमल को हम किस अर्थ दूसरे नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जलज है, अंबुज है, पंकज है, लेकिन मनसिज मनसिज नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मनसिज हो जाएगा। मनसिज किसका है? कामदेव का। ठीक है प्यारे साथियों, किसका है? कामदेव का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मनसिज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, द्विवेदी युग। अब अगला क्वेश्चन लिया गया है साहित्य से। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, यानी ये पूछ रहा है कि द्विवेदी युग किसके नामकरण पर किया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और इसका अगर आपसे काल पूछा जाए तो ये काल 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक माना जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है और इसका काल 1900 से 1918 तक है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चंस बनेंगे। आप देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अपने अपने पिंजरे क्या है, नाटक है, कहानी है, या एकांकी है, या आत्मकथा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने अपने पिंजरे एक आत्मकथा है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा लिखी गई है। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वहाँ, यहाँ भी रिक्त स्थान भरना है। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब हम इसे ऑप्शन से फिलिप करेंगे। क्या है? वहाँ मोहन के या कोई नहीं था, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। नंबर बी फिलिप करके देखेंगे, वहाँ मोहन और के कोई नहीं था, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। सी नंबर, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, यानी कि हमारी बात कंप्लीट हो रही है इसमें, यानी वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? यानी इसमें विभक्ति पूछी गई है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? अभी मैंने आपके लिए पिछले क्वेश्चन में बताया था, कारकों की विभक्ति बताई थी, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, अब मैंने सबकी विभक्ति भी बता दी। तो को और के लिए किसकी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक की होती है। ठीक है साथियों, किसकी होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको भाववाचक संज्ञा पता होनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, ठीक है, हॉबीज, इन चीज़ों का पता चले, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें पशु पक्षी नहीं हो सकता, दिशाएं नहीं हो सकता, आभूषण नहीं हो सकता, गुण और दोष। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुण और दोष है, क्योंकि ये भाववाचक में आते हैं, गुण आते हैं, दोष आते हैं, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब मैंने तद्भव से लिया है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, तो आपको ये तत्सम दिया हुआ है। समश्रु शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको इसका तद्भव रूप बताना है। क्या मूछ होता है? क्या अश्रु होता है? क्या आंसू होता है? क्या ससुर होता है? साथियों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, और इस 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपका स्कोर कितना है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर मूछ हो जाएगा। समश्रु का मतलब मूछ होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर मूछ का तत्सम पूछा जाए तो समश्रु होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन,
वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये वर्ण है, वर्ण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं, तभी तो हम निग्लेक्ट कर पाएंगे। वर्ण रंग भी होता है, ठीक है साथियों, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आकाश हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्याय नीति में समास है, न्याय और नीति में समास है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला योजक चिन्ह है और की और का भी लोप हो रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे कर्मधार समास। कर्मधार समास क्या होता है, जिसमें कोई विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधार समास होता है। द्वंद्व समास, इस क्वेश्चन का आंसर ही द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह भी है प्लस और की भी विभक्ति हो रही है। अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रथम पद समास होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, समान का विलोम शब्द क्या है। अब ये क्वेश्चन विलोम शब्द से लिया गया है। समान का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। क्या सामना है, क्या असमानता है, क्या सामान है, क्या असमान है। तो इस समान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। समान है किसी के, फिर असमान भी होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना यानी कि एक घमंड वाली बातें होने लगना। ठीक है, यानी अहंकारी हो जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अहंकारी हो जाना हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण है। विशेषण है, तो आपको विशेषण वाक्य बताना है कि इसमें विशेषता क्या है। देखिए विशेषता, जो किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है, तो चलना, श्याम चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो चलने की क्या धीरे धीरे क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है, तो मदन पतलून पहनकर आया, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन कह दिया कि काली पतलून पहनकर आया है, तो पतलून की काली क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। यानी कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। यानी एक शब्द बताना है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, क्योंकि तुम सब एक ही जैसे हो और मैं तुमको सबको समझता हूँ, तो एक ही थैली के हो गए ना वो। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खा है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। अघोष व्यंजन होते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए कंपन ना उत्पन्न हो, जिनमें कंपन ना उत्पन्न हो उनमें अघोष व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ये वाले वर्ण आपके अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, घोष व्यंजन जिनमें बोलने के लिए जिन वर्णों को बोलने में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। घोष व्यंजन हमेशा एक और दो, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है, और घोष व्यंजन जो होते हैं 3, 4 और 5 वर्ग का होता है। तो हमारा खा किस में आता है, यानी का और खा, यानी दूसरे वर्ग में आता है, तो ये किस में आ गया, अघोष व्यंजन में आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? फिर मैंने एक समास से क्वेश्चंस लिया है। मैंने आपको समास के बारे में बता रखा है। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है रघुपति। रघुपति का मतलब क्या होता है? जो रघु का कुल होता है, यानी कि रघु का कुल। तो जो रघु का कुल कौन होता है? राजा होता है। अब राजा क्या है? रघुपति तीसरे शब्द के लिए डिनोट कर रहा है, तीसरे शब्द की तरफ जा रहा है। अब जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास हो जाता है? समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। ठीक है, देखिए साथियों, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है सारे साथियों, ठीक है साथियों, एक सकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो कर्म के साथ होती है, जिसमें कर्म होता है, वो क्रिया हमारी सकर्मक होती है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है साथियों, तो इसमें से हमें बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन है। पढ़ना एक कर्म है, लेना यानी लेंगे आप तब भी कर्म होगा, खाएंगे तब भी कर्म होगा। ठीक है, तो रोना, रोने में कोई भी कर्म नहीं होता है, तो रोना एक आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रोना हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, और एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में क्या कारक है? अब फिर मैंने कारक से लिया है, आपको बताना है कि लड़का पेड़ से गिरा तो कौन सा कारक है? क्या संप्रदान कारक है, क्या कर्म कारक है, क्या कर्ण कारक है, क्या अपादान कारक है? ठीक है, पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हुआ। जहां अलगाव की बात की जाए तो वहां पर कौन सा हो जाता है? अपादान कारक। ठीक है प्यारे साथियों, विभक्ति देखना है, से है यहाँ पर। से किसके लिए यूज हो रहा है? अलगाव के लिए। किसके लिए? अलगाव के लिए। और अलगाव किस में आता है? अपादान कारक में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? फिर मैंने समास से लिया है। ठीक है, समास कौन सा? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो चौराहा में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया, चौराहा यानी कि चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। तो जहाँ पहले संख्यावाची आए तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि घुड़सवार शब्द क्या है। क्या रूढ़ शब्द है, क्या योग रूढ़ शब्द है, क्या यौगिक शब्द है? ठीक है, तो पहले आपको शब्द पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होती हैं जिनका खंडन ना किया जा सके, जिनका खंडन ना किया जा सके वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे नल, नल ले लिया मैंने एक, तो नल क्या है? नल, नल के खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि ना को अलग करेंगे तो ना का कोई सेंस नहीं निकलेगा, ला को अलग करेंगे तो ना ला को भी सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, और रूढ़ शब्द होता है छोटे से छोटा शब्द, छोटे से छोटा शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनके खंडन हो जाए और उनका कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय है। ठीक है साथियों, तो इसका क्या होता है? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है, तो यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगले मैं बात करता हूँ योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो तीसरे की बात करते हैं, यानी बहुव्रीहि समास हो। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या है? गणेश भगवान हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है,
तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि घुड़सवार यानी घुड़ पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन अभिशाप, सॉरी इसमें अभिशाप गलत लिखा है, अभिशाप ऐसे होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो अभिशाप का अर्थ शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हिंदी में 22 होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, साप के आगे अभी अगर लग जाता है तो अभिशाप हो जाता है, और अभी क्या है, एक उपसर्ग है। तो आपसे पूछा जाए कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अभी उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब विलोम से लिया गया है कि आचार का विलोम शब्द है, अनाचार है, अनाचार है, अत्याचार है या विचार है। ठीक है, तो आपको एक शुद्ध वर्तनी लेनी है। अनाचार ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, आपको बताना है कमेंट करके प्लीज़। ठीक है, तो आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। अब आपको बताना है कि तत्सम शब्द क्या होगा मोर का। आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द क्या होता है। वे शब्द जो संस्कृत से उठकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से उठकर परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो मोर का तत्सम क्या होगा, मयूर होता है। ठीक है साथियों, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा, मयूर होगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। अब हमें प्रत्यय की बात करते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ चेंज कर दें, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे सजावट है, सजावट इसे तोड़िए तो सज एक अर्थ हो गया प्लस आवट। ठीक है प्यारे साथियों, सज प्लस आवट। तो हमें प्रत्यय ढूंढना है, तो प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में जुड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। सजावट में प्रत्यय क्या होगा, आवट होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये क्वेश्चंस कैसे थे। इसी सीरीज में आपके लिए वीडियो आगे मिलती रहेंगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है प्यारे साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार साथियों।